देश का दूसरे प्रधानमंत्री से क्या बात कर रहा है कि डेटा इन 4 कंपनियों के पास है। इसीलिए अगर हम डिजिटल कॉलोनाइजेशन से भी आगे बढ़ना है तो हमें एआई के फील्ड में आगे बढ़ना होगा। तो एआई के फील्ड में बढ़ने का क्या मतलब है? चाहे लैंग्वेज के क्षेत्र में बढ़ो, चाहे एआई के क्षेत्र में बढ़ो, चाहे आप मिनरल्स के क्षेत्र में, प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बढ़ो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बढ़ो, बायोटेक्नोलॉजी में बढ़ो, सबको बढ़ने के लिए पहले क्या चाहिए? एटीट्यूड, दृष्टि, कि हम ज्ञान के सर्जक होंगे, हम सिर्फ अनुयायी नहीं होंगे। हम जो समसामयिक चुनौती दिख रही है उसके लिए हमारे अंदर भी सामर्थ्य है, क्योंकि हम ऐसी पूर्वजों के संतान हैं जिन्होंने हजारों साल तक पूरी दुनिया को दिशा दिया। और ये कोई भावनात्मक बात मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे पास प्रमाण है, हिस्टोरिकल एविडेंस है, रेफरेंस है कि कैसे मैथमेटिक्स हमारी सिंध हिंद के माध्यम से अब्बासी डायनेस्टी के मंसूर के पास जाती है, बाल्क जो अफगानिस्तान में बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के माध्यम से, और कैसे वो वहां से आगे बढ़ती हुई जाती है स्पेन में, और वहां से कैसे वो ट्रैवल होके जाती है फ्रांस और जर्मनी। कैसे हमारा उपनिषद दारा शिकोह ने ट्रांसलेशन कराया था औपनिषद नाम से, और वो मैनस्क्रिप्ट लेके दारा शिकोह के निधन के बाद उनका डॉक्टर बेंजामिन फ्रांस जाता है, और कैसे डुप्रान उसका फ्रेंच में अनुवाद करता है, श्नेगल बंधु जर्मनी में अनुवाद करते हैं, और कैसे वो डेकार्ट से लेकर के सारी फिलॉसफी का रेनेसा का अंग बनता है। ये भी सारे प्रमाण भारतीयों ने नहीं खोजे हैं, ये प्रमाण भी अमेरिकन, यूरोपियन 20वीं 21वीं सदी के समाज वैज्ञानिक बता रहे हैं, लेकिन हम अभी नहीं सावधान हो रहे हैं। तो हमें स्वयं को जानना होगा। एक एक विषय पर हम चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं संकेतों में बता रहा हूं, चाहे आइडियोलॉजी हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे इतिहास की सही समझ हो। इतिहास की समझ भी हम कैसे रख रहे हैं, अंतिम एक बात कह करके, इतिहास की लोग बहुत चर्चा करते हैं। इतिहास को हमें क्यों पढ़ाना चाहिए बच्चे को? समाज विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाता है बच्चे को समाज वैज्ञानिक बनने के, जो समाज की जितनी भी धाराएं हैं, जो विकसनशील प्रवृत्तियां हैं, जो ट्रेंड है, सोशियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल चेंजेस का परिवर्तन, उस सातत्यता और परिवर्तन, कंटिन्यूटी एंड चेंज के संदर्भ में वो अपने आप को वर्तमान में जहां खड़ा है सोचे कि अतीत के अनुभवों के आधार पर वर्तमान को कैसे गढ़ना है, और भविष्य की संभाव्य चुनौतियों के लिए अपने को समर्थ संभावना बनाने के लिए कैसे वर्तमान को बीज रूप में बनाना है। अतीत वर्तमान की छाया, उसके गर्भ से निकला हुआ शिशु, और भविष्य के लिए वर्तमान बीज है, सीड है। ये दृष्टि बच्चे के अंदर पैदा हो, और वो 21वीं सदी में एक भारत को एकनिष्ठ, आचार्य चाणक्य के शब्दों में अखंड भारत के रूप में खड़ा करने के लिए 146 करोड़ देशवासियों के मध्य में एक ऐसा एक एल्गोरिदम ऐसा तैयार हो, उनके मानस का सामूहिक संचेतना का ऐसा विकास हो कि राष्ट्र पुनः एक ज्ञान सर्जक राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने की स्थिति में। तो हमें यह पढ़ाना होगा कि क्यों मौर्य काल में, गुप्त काल में ज्ञान सर्जना ज्यादा हुई, क्यों चोल और पल्लवाज में ज्ञान सर्जना ज्यादा हुई, और क्यों 13वीं शताब्दी से लेकर के और अंग्रेजों की हुकूमत तक इन 600-700 सालों में हमारे ज्ञान के सृजन करने की धार कुंद क्यों हो गई। जब ये एनालिसिस करने का सामर्थ्य बच्चों में आना चाहिए, किसी से घृणा करने का सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य यह होना चाहिए कि भाई जब भी हम पंथ आधारित, रिलीजन आधारित कोई पॉलिसीज गवर्नेंस में लाते हैं तो समाज में अशांति होती है और ज्ञान परंपरा का सृजन समाप्त होने लगता है। जैसा मुगलों ने किया, उन्होंने रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज लाई, तो लोग या तो असंतुष्ट हुए, या युद्धों में समय चला गया, और या जो लोग शांत भी थे वो कुंठित थे।
कोई भी कुंठित समाज ज्ञान सृजन नहीं कर सकता। जब पॉलिसीज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होती है और समाज युद्ध रहित होता है, जितना ही शांत होता है, जितना ही उनके नागरिकों में वैचारिक स्वायत्तता होती है, रीजनल थॉट ऑटोनॉमी होती है, वैचारिक गुलामी से मुक्ति होती है, उतना ही नए ज्ञान सृजन की संभावनाओं के पुष्प खिलते हैं। इतिहास के माध्यम से हमें यह पढ़ाना चाहिए। हमें यह पढ़ाना चाहिए ज्योग्राफी के माध्यम से कि कौन कौन से मिनरल भारत में ऐसे हैं जिन्हें है तो उनकी प्रोसेसिंग कैसे करें, और नहीं है तो ढूंढें उनको। नए भारत के लिए क्या जरूरी है? जैसे 21वीं सदी में आज की तारीख में सौर ऊर्जा, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जरूरी है। उसके लिए क्या चाहिए? फोटोवोल्टेइक सेल। उसके लिए चाहिए इको फ्रेंडली व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसके लिए चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी। उसके लिए चाहिए बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इस दृष्टि के लिए उन बच्चों के मन में अगर सामर्थ्य ही नहीं होगा और ज्योग्राफी को नहीं समझेंगे। आपको मालूम है मिनरल क्या यूज होते हैं फोटोवोल्टेइक में, न्यूक्लियर रिएक्टर में? लिथियम, कोबाल्ट, जिंक, डायस्पोरियम, टैलियम, ये यूज होते हैं। इंडियम, ये यूज होते हैं मिनरल्स। और यूरेनियम, थोरियम यूज होता है न्यूक्लियर एनर्जी में। बच्चों के अंदर ये उत्कंठा होनी चाहिए कि हम भारत के पठारों में, समुद्रों के अंदर हम शोध करके तलाशेंगे कि भारत में लिथियम कहां कहां है। क्योंकि अगर ये मिनरल नहीं हुआ, हमको भीख मांगनी पड़ेगी चाइना से, क्योंकि 70% लिथियम, कोबाल्ट, जिंक, डायस्पोरियम चाइना ने अपने यहां अपनी ज्योग्राफी में तलाश लिया। और इसीलिए अमेरिका जैसा देश जब उस पर टैरिफ की बात करता है कि हम 150% लगाएंगे, तो चाइना ने कहा खबरदार, हम तुम्हें अपने रेयर अर्थ मिनरल्स का हम एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं। घुटनों पर ट्रंप आ गए, तुरंत घुटनों पाए। और हमारे ऊपर जो पेनाल्टी लगा रहा है, तो किसी एक सरकार का दोष नहीं है इसमें। एक समग्र समाज के लोगों के अंदर अगर हमारे अंदर ऐसी ज्ञान संपदा होती, तभी तो कोई सरकार भी बार्गेनिंग करेगी किसी दूसरे राष्ट्र से। तो हमारे पास ऐसी ज्ञान सर्जक बनना है कि हम आंख उठा सकें चाइना की तरह, इजराइल की तरह, कि खबरदार मेरी और आंख नहीं उठा सकते हो, क्योंकि मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है और प्रकृति की संपदाओं में से ऐसे मिनरल्स हैं जो 21वीं सदी में विश्व को खड़ा करने के लिए जरूरी है। लिथियम हमारे यहां भी है, लेकिन मात्र टोटल विश्व की अवेलेबिलिटी का 7% और चाइना के पास 67%। भारत में अभी भी संभावनाएं हैं, लेकिन हम अभी पठारों में तलाश ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बच्चों के अंदर ये जिज्ञासा, उत्साह नहीं पैदा कर रही है कि भारत में अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें वर्तमान में आर्थिक धारा किधर बढ़ रही है, ये नॉलेज इकोनॉमी किधर जा रही है, एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्सेस किधर से हमें ढूंढने हैं, उसके लिए किस किस तरह के टेक्नोलॉजी और मिनरल्स की जरूरत है। ये जब उसके दिमाग के एल्गोरिदम में आएगा, तब वो भारत माता की जय कहलाने का सच्चा उत्तराधिकारी। अगर नहीं है और मूल्यबोधों में रामत्व की प्रतिष्ठा, कृष्णत्व की प्रतिष्ठा, शिवत्व की प्रतिष्ठा। रामत्व की प्रतिष्ठा का मतलब, कृष्णत्व की प्रतिष्ठा का मतलब, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, अपनी मर्यादाओं और मूल्यों से बिना विपथित हुए विपरीतताओं का सामना करने का सहज सामर्थ्य विकसित करना रामत्व की प्रतिष्ठा है, कृष्णत्व की प्रतिष्ठा है। बुद्ध के साथ चातुर्य का प्रयोग करना, शौर्य के साथ करुणा का प्रयोग करना, जितने भी मूल्यबोध हैं भारतीय, यही काम आएंगे पूरी दुनिया को। और पूरी दुनिया कह रही है, उसके बारे में हम नहीं जा रहे। अगर आप देखेंगे महावीर के पंच महाव्रत, बुद्ध का अष्टांग, पतंजलि का अष्टांग योग, मनुस्मृति के दशकम धर्म लक्षणम, वेदों का अभ्युदय निश्रेयस, गीता के 16वें अध्याय का दैवी संपद गुण,
आपके संवैधानिक मूल्य, ग्लोबल वैल्यूज सबको आइडेंटिफाई करके हमने अपनी पुस्तकें बनाई है। 21वीं सदी में बच्चे को कैसा वैल्यूज होना चाहिए, जो एनसीएफ कहता है नॉलेज, कैपेसिटी, डिस्पोजिशंस एंड वैल्यूज। ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान का प्रयोग करने की तकनीक भी होनी चाहिए, और इसका प्रयोग करने के लिए जीवन मूल्यबोध का स्वभाव होना चाहिए। वरना ज्ञान तो रावण के पास भी था, दुर्योधन के पास भी था, गदा का, धनुष का, लेकिन राम के पास भी था और भीम के पास भी था। कर्ण के पास धनुर्विद्या, अर्जुन की धनुर्विद्या में मुश्किल है कहना कौन श्रेष्ठ था, लेकिन विजय क्यों हुई? क्योंकि मूल्यबोध और स्वभाव, यहां सत्य के लिए संघर्ष था, वहां अन्याय के पक्ष धरते हो, टूल्स और टेक्नोलॉजी। तो ये बोध देना बच्चों को कि शौर्य तो जरूरी है, लेकिन करुणा भी जरूरी। शौर्य माइनस करुणा, मैं एक मैथमेटिकल लैंग्वेज प्रयोग करता हूं बच्चों से, शौर्य माइनस करुणा इज इक्वल टू क्रुएलिटी, और करुणा माइनस शौर्य इज इक्वल टू कायरता। भाई तुम करुणा है क्या करोगे जो तुम्हारे पास शौर्य ही नहीं है? तो कायर हो। और अगर शौर्यवान हो और करुणा नहीं है तो आतंकी बनोगे। तो राम और कृष्ण में शौर्य और करुणा दोनों का समन्वय था। आपकी हमारी पुस्तकों में ऐसी कहानियां आपको मिलेंगी, ऐसे पोएम मिलेंगे, हम भाषण प्रवचन नहीं दे रहे हैं उसमें, कि बच्चों को ये बोध हो जाएगा कि वास्तविक रूप से जब इथिकल डिलेमा पैदा होता है जिंदगी में, सत्य असत्य का भाषण सब लोग दे लेंगे, लेकिन जब एक नैतिक धर्म संकट सामने आता है, प्रश्न खड़े होते हैं जीवन के, उस समय आप क्या निर्णय लेते हो यह आपका तय करता है आपका व्यक्तित्व। वरना शांति काल में तो सभी शांति की बात करते हैं, युद्ध काल में सभी युद्ध की बात करते हैं, मिटा दो मिटा दो, लेकिन दोनों को समन्वित दृष्टि जिसकी होती है वो व्यक्तित्व होता है कि इस समय क्या उपयोग करोगे, कैसा कैसा व्यवहार करोगे। और राम और कृष्ण ने वो करके दिखाया। इसलिए शिक्षा में हम कहते हैं रामत्व की प्रतिष्ठा किसी पंथ के आधार पर नहीं। ये हमारे रामो धर्मो विग्रह ड्यूटीज की बात कर रहे हो, जो ड्यूटीज के रूप में आत्मसात करता है, जो सत्य को स्थापित करने के लिए, रित को, इटर्नल लॉज ऑफ द नेचर के अनुसार जीवन जीने के लिए जिन मूल्यबोधों की आवश्यकता है वो सनातन है, उस सनातन की प्रतिष्ठा करने के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारा मूल रूप से एक दृष्टि थी, वैधानिकता, प्रामाणिकता, कॉन्सेप्ट्स, ताकि हम भारत के उनमें से चुन चुन करके संगम लिटरेचर से भी, बुद्धिज्म से भी, जैनिज्म से भी, सिखिज्म से भी, सरना जो प्रथा है आदिवासियों की उनसे, और विभिन्न भाषाओं के। एक अंतिम बात कि अगर हिंदी हमारा बच्चा पढ़ रहा है ना पुस्तक को, तो सारे झगड़े भाषा खत्म होंगे। हमारी पुस्तक देखिएगा कि 8वीं तक 10वीं तक आते आते बच्चा, कोई विद्यार्थी कम से कम 15 भाषाओं में 100 शब्दों का पर्याय 15 भाषाओं में जानेगा, और 12वीं तक आते आते हिंदी पढ़ते हुए 60 आमतौर पर संवाद करने के लिए कम से कम 16 भाषाओं में निष्णात होगा। उसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोशुर, कश्मीरी की, असमिया, उड़िया मुख्य रूप से सम्मिलित है, उसमें भी समर्थ होगा। जब हिंदी भाषी क्षेत्र का, बस्ती, गोरखपुर और वाराणसी का बच्चा तमिलनाडु में जाकर के वड़क्कम कहेगा, तो तमिलनाडु के आदमी का हिंदी विरोध भी धीरे धीरे पिघलने लगेगा, क्योंकि उनके मन में एक पीड़ा होती है कि करेंगे, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को महत्व दे रहे हैं। भारत के सभी प्रांतों के विद्वानों से राय लिए हैं, लगातार लेते जा रहे हैं, और उसको और परिमार्जित करते जा रहे हैं, ताकि भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत बोध का प्रतिनिधित्व करे, किसी खंड खंड का प्रतिनिधित्व न करे, और अखंड भारत के निर्माण की दिशा में विद्यार्थियों को हम विनिर्मित कर सकें, शिल्पन कर सकें। इसी दृष्टि के साथ पुनः आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, आपका हृदय के अभ्यंतर से पुनः बहुत नमन। आपका बहुत समय लिया, कारण ये है कि विषय इतना विशाल है कि मुझे समझ में नहीं आता कितना बताऊं, कहां छोड़ूं, लेकिन संकेतों में कहने में भी 1.5-2 घंटे लग जाता है।
लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए फिर भी मैंने काफी समय आपका लिया है। और अगर आपको कहीं उबाऊ लगा हो तो आप जो जो नाम हमने लिए हैं ना, प्रॉम्प्ट्स, उनको गूगल करके एक बार जरूर देख लेना। तो हो सकता है कि मुझसे ज्यादा रुचि आपको उनके अध्ययन करने में आ जाए और आप भारतीय शिक्षा बोर्ड के सही संवाहक और समर्थ योद्धा के रूप में अपने आप को खड़ा करेंगे, विद्यालयों को जोड़ेंगे, अभिभावकों को जोड़ेंगे और एक ऐसा वातावरण सृजित करेंगे कि पुनः हमारा भारत 21वीं सदी का वास्तविक विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परिचर्चा के क्रम में आगे बढ़ते हैं और बहुत ही सम्मान के साथ जिनकी अध्यक्षता में ये संगोष्ठी हो रही है, परम आदरणीय श्री राजेश प्रताप सिंह जी, पूर्व आईपीएस ऑफिसर, सचिव भारतीय शिक्षा बोर्ड, आपसे भी हम लोग मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियां बजाइए सर के लिए। यहाँ पर उपस्थित कमिश्नर श्री अखिलेश जी, बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर एनपी सिंह, डीआईओ साहब, अन्य प्रतिष्ठित गण, यहाँ के साथियों, बच्चों, अभी आप सब लोगों ने हमारे चेयरमैन साहब का भाषण सुना कि किस तरह से भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ और कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो जैसा कि उन्होंने बताया हुआ कि मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। जीवन में हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे एक सोच होती है, एक दर्शन होता है, क्योंकि बिना दर्शन के, बिना किसी सोच के आपका कोई काम होता नहीं। अगर आप, तो समस्या ये नहीं है कि हमें दर्शन के बिना हमारा काम चल सकता है या दर्शन के साथ काम चल सकता है। बस प्रश्न यही होता है कि आपने सही दर्शन चुना है या खराब दर्शन चुना। जितना शौर्य हमारे जवानों में है, जितना शौर्य हमारे फोर्सेस को लोगों में है, उतना ही शौर्य आतंकवादी में भी है। वो भी मारते मरने पर उतारू रहते हैं जान देने, लेकिन जो उनका दर्शन है वो समाज को तोड़ने वाला है, जिसकी वजह से उनकी निंदा हुई। भारतीय शिक्षा बोर्ड की सोच, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, वो ये है कि हम एक समग्रता के साथ चलें। हम पूरे भारत को, जो हमारा इतिहास रहा है और जो एक गौरवमय इतिहास रहा है जिसपे कि हम गर्व कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात उसकी गर्व करने की यही है कि जो हमारी पृष्ठभूमि रही है, जो जिस सोच पर हमारा जीवन टिका है, वो सोच इतना जीवंत है कि आज भी सारे सभ्यताएं मिट गई लेकिन हमारी बनी हुई। कारण क्या है कि हमारी जो व्यवस्था रही है हमेशा से ही दूसरों को अपने साथ मिला के चलने की, आत्मसात करने की, विचारों के को आपस में बांटने की और दूसरों के विचारों को समझने की, जिसको कि हम लोग कहते हैं खंडन मंडन की प्रक्रिया होती है। आपको पता होगा शंकराचार्य ने जब मंडन मिश्र से संवाद किया और उनको हराया, तो वही मंडन मिश्र उनके सबसे बड़े संवाहक बने थे। साउथ के उसके मंडलाधीश सुरेश्वर, आचार्य सुरेश्वर बने, सुरेश्वर जो कि अद्वैत वेदांत के बहुत बड़े ज्ञानी थे। ये जो हमारी एक परंपरा है, दार्शनिकता है, जो सोच है, हम उसके साथ चलते हैं तभी एक ऐसा देश बनाएंगे, हम ऐसी सोच वाले बच्चों को पैदा करेंगे कि जो अगर बच्चा वो हमारा एटम की खोज करेगा तो वो एटम बम हिरोशिमा नागासाकी पे नहीं गिराएगा, उससे घर घर में, गांव में बिजली बनेगी। ये सोच है। और जो धरती है, जो जमीन है, इसका त्याग पूर्वक, जो हमारे ईसा उपनिषद में कहा, त्याग पूर्वक का मतलब हम पीढ़ियों के लिए उसको संरक्षित करें, आगे की सोच के लिए। ये बोध धीरे 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 धीरे, चाहे जिस कारण से रहा हो, मैं कारणों में बहुत नहीं जाता हूं, ये खत्म होता गया और हम लोग केवल जो है सिर्फ अपने तक सीमित रह गए
कि हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा फायदा होना चाहिए, हमारा यही होना चाहिए और किसी का कुछ नहीं। इसी चीज को खत्म करने के लिए सरकार ने भी सोचा कि ये चीज जब तक बच्चे के मन में पहले दिन से नहीं जाएगी, तब तक ये संभव नहीं है कि हम एक दिन बच्चा बड़ा हो, 20 से 18, 19, 20, 21 साल का हो और उसे बता दें कि भाई देश के लिए करो, समाज के लिए करो, दुनिया के लिए करो, तो वो कर देगा। ये सोच डे वन से होनी चाहिए और तभी होगी जब तक कि बच्चे को हम ये सोच पढ़ाई नहीं देंगे। और कई चूंकि एक कॉन्सेप्ट पे इन्होंने बोला है, डॉक्टर साहब ने, चेयरमैन ने, कई चीजें और भी भारतीय शिक्षा बोर्ड कर रही है कि जैसे कि टीचरों को भी हम पढ़ा रहे हैं कि कैसे आप पढ़ाएंगे। और वही नहीं, जो एनसीएफ में कहा गया, हम लोग पेरेंट्स की भी मीटिंग करेंगे, उनको भी बताएंगे भाई हमारे पास तो बच्चा 5-6 घंटे रहता है, 7 घंटे, बाकी तो आपके साथ रहता है। अब हम अगर यहाँ पढ़ाएं बच्चे को कि शांति से रहो, सबसे मिलजुल के रहो, और घर में आप लोग रोज कलह मचाएं, तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा 5 साल का कि घर में ये होता है और वहां वो होता है। उसी तरह से कंफ्यूज होता है जैसे आप कहते हैं कि बच्चे से कि बेटा तुम जो है झूठ मत बोलो, और खुद अगर दरवाजे पे कोई आता है तो कहते हैं जा कह दो पापा है नहीं घर पे। अब बच्चे को समझ में नहीं आएगा भाई सही क्या बोले क्या बोले, मतलब चाहते। तो ये जो चाहना और करना, ये जो अंतर है, हम इस बोर्ड के माध्यम से दूर करेंगे। जब तक ये दूरी कम नहीं होगी या खत्म, देखो आदर्श तो ये खत्म हो जाए, लेकिन हम सब लोग मनुष्य हैं, आदर्श को प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, लेकिन जितना ये कम होगा समाज के लिए कल्याणकारी होगा। तो ये कल्याणकारी चीजों को लोगे जो कि हम भौतिकता के चक्कर में पड़ गए थे। आप देखिए, जैसे बताया पंचकोश हैं, अभी हम लोगों के सिस्टम में क्या हो गया है कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो सबसे लास्ट में है, जब मरने लगेंगे तब स्पिरिचुअलिटी हो। स्पिरिचुअलिटी डे वन से है, फिजिकल फिटनेस डे वन से है, मेंटल फिटनेस डे वन से है, इमोशनल फिटनेस डे वन से है और स्पिरिचुअलिटी डे वन से। वो आप अलग अलग करके नहीं कर सकते हैं कि 10 साल तक हम जो शरीर बनाएंगे, फिर अगले 10 साल तक हम पढ़ेंगे, फिर अगले 10 साल तक मानसिक रूप से होंगे, फिर अगले 10 साल तक हम सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, फिर हम स्पिरिचुअल। ये चारों चीजें में समन्वित साथ साथ चलेंगी। उन चीजों को लेके हमारी किताबों में रखे गए हैं ताकि जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, आज की डेट में जो चैलेंजेज हैं, उनको हम अपने मूल्यबोधों के साथ साथ पढ़ सकें, जिससे कि समाज में एक समन्वयता बनी रहे। मैं इस विषय पे और कुछ चीज नहीं कहना चाहूंगा। मेरे नंबर वेबसाइट पे है ही है। किसी के बारे में, किताब के बारे में कोई चीज आपको कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। मैं इस अवसर पे सबसे ज्यादा तो कमिश्नर साहब का आभारी हूँ, क्योंकि कमिश्नर को टाइम नहीं रहता है इतना ज्यादा लगातार बैठे रहे और सुने। डीआईएस और जीजीआईसी प्राचार्य महोदय, अन्य लोगों का भी मैं बहुत आभारी हूँ। अपने चेयरमैन का आभारी हूँ, और इसीलिए आभारी हूँ कि इतना एक इस चीज को प्रचार और प्रसार में इन सभी लोगों ने एक योगदान दिया। और सबसे ज्यादा आप लोगों का, कि आप लोग जो यहाँ पे इतनी देर सुने, उन चीजों को समझे। और इसके लिए तो उपकार करने की बात भी नहीं बनती। तो मामला कुछ इसी तरह से है कि जैसे जब हनुमान जी खोज करके ले आए थे सीता का पता, तो रामचंद्र जी ने उनसे यही कहा था कि प्रत्युपकार करहु मन क्या तोरा, सन्मुख हो न सके मन मोर। तो आप लोग इतना अपना समय निकाल के आए हमारी बातों को, हमारी चीजों को सुनने के लिए के, मैं आपको धन्यवाद देके आपकी गरिमा और गिराना नहीं चाहता। मैं आप लोगों का यह ऋण लेके जाना चाहता हूं कि जिससे कि आप लोग, और मैं कोशिश रहेगी हमारी यही कि किसी तरह से इस देश को, इस समाज को हम एक ऐसे नई पीढ़ी को बनाएं जो कि देश को और समाज को, दुनिया को आगे ले जाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग वंदे मातरम के प्रथम छंद से इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम
मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् भारत माता की भारत माता की वन्दे वन्दे